चलते हैं हम लोग हमारे टॉपिक पे। डायमेंशनल एनालिसिस के बारे में हम लोग पढ़ाई कर रहे थे। हम लोग देखा था हम लोगों ने कि जनरली जब बच्चों हम लोग यूनिट कन्वर्जन्स करते हैं ना, तो यूनिट कन्वर्जन्स में हम डायमेंशनल एनालिसिस का यूज़ करते हैं। ठीक है, यहाँ पे हम लोगों ने एक फैक्टर देखा था जिसको हम लोग यूनिट फैक्टर भी बोल रहे थे। अब ये यूनिट फैक्टर क्या होता है? जो रिलेशन होता है ना हमारे पास, जैसे कि 1 किलोग्राम, मैंने बोला कि 1 किलोग्राम 1000 ग्राम के इक्वल होता है ना। तो 1000 ग्राम बाय 1 किलोग्राम ये किसके इक्वल होगा? 1 के इक्वल होगा। या फिर 1 किलोग्राम बाय 1000 ग्राम ये भी 1 के इक्वल होगा। तो ये जो दोनों क्वांटिटीज है ना मेरे पास, ये दोनों क्वांटिटीज 1 के इक्वल होती है। और ऐसी ही दोनों क्वांटिटीज को हम लोग बोलते हैं यूनिट फैक्टर। क्या बोलते हैं? यूनिट फैक्टर। और इसे यूनिट फैक्टर का यूज करके हम लोग अपनी यूनिट कन्वर्जन्स करते हैं क्वेश्चंस में। स्पेशली हमें मेंशन किया जाता है कि इस यूनिट को इस यूनिट में कन्वर्ट करो यूनिट फैक्टर मेथड के थ्रू या फिर डायमेंशनल एनालिसिस के थ्रू। तो ये क्वेश्चन भी था जो हम लोगों ने डिस्कस किया था कि अगर एक जग में 3 लीटर मिल्क है, हमें बताना है कि उस जग का मीटर क्यूब में वॉल्यूम कितना होगा। ठीक है, क्वेश्चन मैं डिस्कस कर चुकी हूँ, बट थोड़ा सा रिवाइज करा देती हूँ ताकि आप लोग को मेथड याद आ जाए और अगला जो हम क्वेश्चन सॉल्व करें वो अगला क्वेश्चन अच्छे से सॉल्व करें। ठीक है, तो देखो अब जग के जो वॉल्यूम है वो वॉल्यूम कितना है? 3 लीटर वॉल्यूम है। तो मुझे लीटर को कन्वर्ट करना है बच्चों मीटर क्यूब में। ठीक है, तो मुझे पता है कि जो 1 लीटर होता है ना, 1 लीटर 1000 सेंटीमीटर क्यूब के इक्वल होता है। सबसे पहला स्टेप क्या था? पहला स्टेप बच्चों हमारे पास ये था कि हमें अपनी जितनी भी यूनिट कन्वर्जन्स हमारे पास क्वेश्चन में यूज होने वाली है वो यूनिट कन्वर्जन्स हम लोगों को लिखनी होगी। ठीक है, तो हम लोग सारी यूनिट कन्वर्जन्स लिखते हैं। पहले मैंने लिखा कि जो 1 लीटर होता है ना वो 1000 सेंटीमीटर क्यूब के इक्वल होता है। अब मुझे सेंटीमीटर क्यूब में तो चाहिए ही नहीं, मुझे तो मीटर क्यूब में चाहिए। तो मैं मीटर और सेंटीमीटर के बीच में भी रिलेशन लिख लेती हूँ कि 1 मीटर जो होता है वो 100 सेंटीमीटर के इक्वल होता है। ठीक है, 100 सेंटीमीटर के इक्वल होता है। तो ये 2 यूनिट कन्वर्जन्स है जो मेरे पास इस क्वेश्चन में यूज होने वाली है। ठीक है, अब देखो ये यूनिट कन्वर्जन लिख ली। अब मुझे क्या करना था? इन यूनिट कन्वर्जन्स को यूनिट फैक्टर मेथड की फॉर्म में लिखना था। तो बच्चों सेकंड स्टेप मेरे पास क्या था? इन यूनिट कन्वर्जन्स को यूनिट फैक्टर की फॉर्म में लिखना। अब इसको यूनिट फैक्टर की फॉर्म में अगर मैं पहले वाले को लिखूंगी तो क्या हो जाएगा? 1 लीटर डिवाइडेड बाय 1000 सेंटीमीटर क्यूब इज इक्वल टू 1, या फिर 1000 सेंटीमीटर क्यूब डिवाइडेड बाय 1 लीटर इज इक्वल टू 1। किसी भी तरीके से लिख सकती हूँ ना, है ना। अभी बताऊंगी कौन से वाला यूज करेंगे। ऐसे ही सेकंड वाले को लिखती हूँ मैं 1 मीटर डिवाइडेड बाय 100 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 1, या फिर 100 सेंटीमीटर डिवाइडेड बाय 1 मीटर इज इक्वल टू 1। कैसे भी लिख सकते हैं। अब मुझे मीटर और सेंटीमीटर में थोड़ी ना डील कर रहा है, मुझे तो बच्चों मीटर क्यूब में और सेंटीमीटर क्यूब में डील करना है। तो इसलिए इस यूनिट फैक्टर को भी मैं मीटर क्यूब में और सेंटीमीटर क्यूब में बदल देती हूँ। ठीक है, तो इसको क्यूब में कन्वर्ट करो दोनों को। तो दोनों साइड क्यूब करोगे तो क्या आ जाएगा? 1 मीटर क्यूब डिवाइडेड बाय 100 सेंटीमीटर क्यूब इज इक्वल टू 1 का क्यूब इज इक्वल टू 1 का क्यूब। अब ये क्या हो जाएगा? 1 मीटर क्यूब 100 का क्यूब हो जाएगा 10 रेज़ टू द पावर 6 सेंटीमीटर क्यूब इज इक्वल टू 1। तो ये मेरे पास आ गया एक और यूनिट फैक्टर। अब क्वेश्चन यहाँ पे ये उठता है बच्चों कि मुझे मीटर क्यूब ऊपर लेना है या फिर सेंटीमीटर क्यूब ऊपर लेना है। मुझे सेंटीमीटर क्यूब ऊपर लेना है या फिर लीटर ऊपर लेना है ना। क्या ऊपर लेना है मुझे? तो देखते हैं क्या ऊपर लेंगे। तो जो यूनिट आपको चाहिए होती है ना उस यूनिट को ऊपर लो। आपको लीटर को कन्वर्ट करना है मीटर क्यूब में, इसलिए मीटर क्यूब को ऊपर लो। इसीलिए मैं यही वाला यूनिट फैक्टर मेथड लूंगी कि 1 मीटर क्यूब इज इक्वल टू 10 रेज़ टू द पावर 6 सेंटीमीटर क्यूब। क्या दूंगी? 1 मीटर क्यूब इज इक्वल टू 10 रेज़ टू द पावर 6 सेंटीमीटर
क्यूब, ठीक है। तो हम लोगों ने यही वाला हम लोगों ने वो ले लिया, फैक्टर ले लिया 1 मीटर क्यूब डिवाइडेड बाय 10 रेज़ टू द पावर 6 सेंटीमीटर क्यूब। अब एक ये वाला यूनिट फैक्टर हो गया, एक ये हो गया, ठीक है। मुझे किसको कन्वर्ट करना था? 3 लीटर को। तो देखो 1 लीटर 1000 सेंटीमीटर क्यूब के इक्वल था, तो 1 लीटर बाय 1000 सेंटीमीटर क्यूब इज इक्वल टू 1, ठीक है। मुझे 3 लीटर चाहिए, मुझे क्या चाहिए? मुझे 3 लीटर को कन्वर्ट करना है मीटर क्यूब में। अब मीटर क्यूब में डायरेक्टली कन्वर्ट नहीं करूंगी, पहले लीटर को मैं सेंटीमीटर क्यूब में कन्वर्ट करूंगी, देन मैं लीटर को मीटर क्यूब में कन्वर्ट करूंगी। तो इस तरीके से मुझे स्टेप वाइज चलना है, ठीक है। अब देखो 3 लीटर है तो 3 लीटर मल्टीप्लाइड बाय, अब क्योंकि सेंटीमीटर क्यूब मुझे चाहिए इसलिए यूनिट फैक्टर में मैं सेंटीमीटर क्यूब, जो लीटर और सेंटीमीटर क्यूब होता है ना, उसमें सेंटीमीटर क्यूब को मैं ऊपर रखूंगी, यानी कि ये वाला यूनिट फैक्टर यूज करूंगी, ये वाला नहीं करूंगी। और ये वाला क्यों नहीं करूंगी? क्योंकि मुझे सेंटीमीटर क्यूब चाहिए अपने आंसर में, इसलिए मैंने इस 3 लीटर को मल्टीप्लाई कर दिया 1000 सेंटीमीटर क्यूब डिवाइडेड बाय 1 लीटर से, ठीक है। अब इस 1000 सेंटीमीटर क्यूब बाय 1 लीटर को मुझे फिर से कन्वर्ट करना है किसमें? मीटर क्यूब में। तो इसलिए मुझे अब मीटर क्यूब और सेंटीमीटर क्यूब वाला यूनिट फैक्टर मेथड लेना पड़ेगा, और वो होता है ये। क्योंकि मुझे मेरा आंसर मीटर क्यूब में चाहिए, तो इसीलिए यहाँ पे इसको मैं कन्वर्ट करूंगी, तो ये वाला यूनिट फैक्टर मेथड लूंगी, और ये हो जाएगा 1 मीटर क्यूब डिवाइडेड बाय 10 रेज़ टू द पावर 6 सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है। अब देखो सारी यूनिट्स बच्चों कैंसिल हो जाएगी, लीटर से लीटर कैंसिल हो गया, सेंटीमीटर क्यूब से सेंटीमीटर कैंसिल हो गया, तो बचा क्या? सिर्फ और सिर्फ मीटर क्यूब। जब इसको सॉल्व करोगे तो ये आएगा 3 × 1000 डिवाइडेड बाय 10 रेज़ टू द पावर 6, यानी कि 3 मल्टीप्लाइड बाय 10 रेज़ टू द पावर -3 मीटर क्यूब मेरे पास आंसर आ जाएगा, है ना। तो यानी कि 3 लीटर किसके इक्वल हुआ? वो 3 × 10 रेज़ टू द पावर -3 मीटर क्यूब के इक्वल हुआ। मेरा आंसर आ गया 3 × 10 रेज़ टू द पावर -3 मीटर क्यूब। तो इस तरीके से क्वेश्चन में जितनी भी यूनिट कन्वर्जन इन्वॉल्व हो रही है, उन यूनिट कन्वर्जन को पहले लेना है, सबके लिए यूनिट फैक्टर लेने हैं, और यूनिट फैक्टर वो वाले लेने हैं जो उनसे यूनिट हमें चाहिए होगी, एंड देन उनको आपस में मल्टीप्लाई कर देना है, सारी यूनिट्स कैंसिल आउट हो जाएगी और हमें हमारा आंसर मिल जाएगा। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पे, ठीक है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरे पास कि हाउ मेनी सेकेंड्स आर देयर इन 3 डेज, कि 3 दिन में कितने सेकेंड्स होते हैं। अब आप बोलोगे कि मैम सिंपल मल्टीप्लाई कर देते हैं 3 × 24 × 60 × 60, करना तो यही है, लेकिन क्वेश्चन में आपको लिखा हुआ आएगा कि कैलकुलेट बाय यूनिट फैक्टर मेथड और यूनिट फैक्टर मेथड और बाय डायमेंशनल एनालिसिस, ठीक है। तो सबसे पहले जो भी यूनिट्स इन्वॉल्व हो रही है उनकी कन्वर्जन का रिलेशन लिखो। तो पहला क्या हो जाएगा? पहले मुझे डे को आर में करना पड़ेगा, आर को मिनट में करना पड़ेगा, मिनट को सेकंड में करना पड़ेगा। तो सारे रिलेशन लिख देते हैं ना। तो क्या हो जाएगा? 1 डे इज इक्वल टू 24 आवर्स, 1 डे इज इक्वल टू 24 आवर्स, 1 आवर इज इक्वल टू 60 मिनट, 1 आवर इज इक्वल टू 60 मिनट, 1 मिनट इज इक्वल टू 60 सेकेंड, 1 मिनट इज इक्वल टू 60 सेकेंड, ठीक है। तो डे को आर में करेंगे, आर को मिनट में करेंगे, मिनट को सेकेंड में करेंगे, बस इसी तरीके से हम लोगों को करना है ना। तो कैसे करेंगे देखो, अब यूनिट्स लिख ली, अब की यूनिट फैक्टर मेथड लिखते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले जो यूनिट चाहिए उसको ऊपर रखना है, ठीक है। तो देखो डे से मुझे आर चाहिए, आर से मुझे मिनट चाहिए, और मिनट से बच्चों मुझे चाहिए सेकेंड, ठीक है। तो यूनिट फैक्टर मेथड लिखते हैं। अब डे से मुझे आर चाहिए तो आर ऊपर आएगा, तो यूनिट फैक्टर मेथड क्या हो जाएगा फर्स्ट वाले केस के लिए? 24 आर बाय 1 डे इज इक्वल टू 1, ठीक है। एक यूनिट फैक्टर मेथड ये हो गया। फिर बच्चों आर से मुझे मिनट चाहिए, यानी कि सेकंड वाले केस के लिए यूनिट फैक्टर मेथड क्या हो जाएगा? 60 मिनट्स डिवाइडेड बाय 1 आवर इज इक्वल टू 1। सेकंड वाले केस के लिए ये हो जाएगा।
थर्ड में के लिए केस के लिए मुझे सेकंड चाहिए, तो इसलिए सेकंड को ऊपर रख दो। तो 1 मिनट 60 सेकंड के इक्वल होता है, तो इसीलिए 60 सेकंड बाय 1 मिनट इज इक्वल टू 1, बाय 1 मिनट इज इक्वल टू 1। ये मेरे पास तीसरा यूनिट फैक्टर हो जाएगा। ठीक है, अब बस क्या करना है, मुझे कितने डेज थे मेरे पास, 3 डेज थे ना, तो 3 डेज को सेकंड से मल्टीप्लाई करना है। तो ये तीनों के तीनों यूनिट फैक्टर्स को आपस में मल्टीप्लाई कर दो, इनको 3 से मल्टीप्लाई कर दो, आपके पास आंसर आ जाएगा। कैसे करेंगे देखो, अब 3 डेज को मुझे मल्टीप्लाई करना है सेकंड्स में, तो पहले किस में कन्वर्ट करना पड़ेगा, आर में। आर में कन्वर्ट करने के लिए पहले वाला यूनिट फैक्टर यूज करो, तो 3 डेज मल्टीप्लाइड बाय 24 आवर डिवाइडेड बाय 1 डे। ठीक है, सेकंड वाला केस देखो, आर को मिनट्स में करना है, तो सेकंड वाला यूनिट फैक्टर लेते हैं, मल्टीप्लाइड बाय 60 मिनट्स डिवाइडेड बाय 1 आवर, 60 मिनट्स डिवाइडेड बाय 1 आवर। अब थर्ड वाले को, अब मुझे मिनट्स को करना है सेकंड में, तो तीसरे वाले यूनिट फैक्टर से मल्टीप्लाई कर देती हूं, तो हो जाएगा 60 सेकेंड डिवाइडेड बाय 1 मिनट इज इक्वल टू 1, है ना। तो अब देखो सारी यूनिट्स कैंसिल हो रही है, डे से डे कैंसिल हो रहा है, आर से आर कैंसिल हो रहा है, मिनट से मिनट कैंसिल हो रहा है। एंड में सिर्फ क्या बचा, एंड में मेरे पास सिर्फ और सिर्फ बचे सेकंड्स। क्या बचे, सेकंड्स। तो जब मैं इसको सॉल्व करूंगी तो मेरे पास आंसर आ जाएगा, है ना। तो देखो क्या आएगा मल्टीप्लाई करके, 3 मल्टीप्लाइड बाय 24 मल्टीप्लाइड बाय 60 मल्टीप्लाइड बाय 60 सेकंड्स। तो इतने सेकंड्स मेरे पास होंगे। इसको जब मैं सॉल्व करूंगी तो आंसर आएगा 259200 सेकेंड्स। क्या आंसर आ जाएगा, 259200 सेकेंड्स, और यही हो जाएगा मेरे पास आंसर। ठीक है, तो इस चीज का आप लोगों को ध्यान रखना है बस कि यूनिट कन्वर्जन्स पहले लिखना है, उन सारी यूनिट कन्वर्जन्स के लिए यूनिट फैक्टर लिखने हैं, और यूनिट फैक्टर में जो चीज आपको चाहिए, जिस सीरीज में आपको यूनिट कन्वर्जन करनी है, उन वाली चीजों को, उस यूनिट्स को ऊपर रखना है यूनिट फैक्टर में। फिर सारे के सारे यूनिट फैक्टर्स को आपस में मल्टीप्लाई कर दो तो आपका आंसर आ जाएगा, है ना। तो इसी तरीके से हमें डायरेक्ट कर सकते हैं, लेकिन अब मुझे पता है कि आर को सेकंड में कैसे कन्वर्ट करना है, बचपन से पढ़ते आ रहे हैं हम लोग, लेकिन वो क्वेश्चन में मेंशन करेगा कि डायमेंशनल एनालिसिस के थ्रू या फिर यूनिट फैक्टर मेथड के थ्रू क्वेश्चन को सॉल्व करके बताओ। तो आपको इस तरीके से पूरा का पूरा क्वेश्चन सॉल्व करना पड़ेगा। ठीक है, तो इसी तरीके से आपको अपना आंसर लिखना है। ठीक है, तो यहाँ पे आपके डायमेंशनल एनालिसिस के क्वेश्चन जो है ना, इस तरीके से पूछे जाएंगे। बस आपको यूनिट्स के बीच में रिलेशन पता होना चाहिए। सेकेंड स्टेप, उनको यूनिट फैक्टर मेथड में यूनिट फैक्टर्स में कन्वर्ट करो, देन सारे के सारे यूनिट फैक्टर्स को आपस में मल्टीप्लाई कर दो, आपके पास आंसर आ जाएगा। ठीक है, अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो। अगला क्वेश्चन है कि अ सैंपल ऑफ निकल वेज 6.5425 ग्राम। एक सैंपल है निकल का, उसका वेट कितना है, 6.542 ग्राम, यानी कि उसका मास दिया हुआ है 6.5425 ग्राम। डेंसिटी उसकी दी हुई है 8.8 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। वो हमसे पूछ रहा है कि वॉल्यूम बताओ। क्या बोल रहा है, वॉल्यूम बताओ। तो मुझे वॉल्यूम बताना है, तो बहुत ही सिंपल है। डेंसिटी क्या होता है, डेंसिटी होता है मास अपॉन वॉल्यूम। ठीक है, तो बच्चों वॉल्यूम निकालना है, मास गिवन है, डेंसिटी गिवन है, तो वॉल्यूम क्या हो जाएगा, मास अपॉन डेंसिटी। अब आंसर बताओ मुझे कैलकुलेट करके, लेकिन आंसर जो है ना, उसने बोला है करेक्ट डेसिमल प्लेसेस, करेक्ट डेसिमल प्लेसेस तक मुझे आंसर अपना रिपोर्ट करना है। लेकिन यहाँ पे याद रखना, जब हम लोग मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन करते हैं ना साइंटिफिक नोटेशंस का यूज करके या फिर सिग्निफिकेंट फिगर्स को यूज करके, तो हम लोगों ने एक रूल पढ़ा था, उसी रूल के अकॉर्डिंग मुझे आंसर बताओ बच्चों कि इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। डिवाइड करना हर किसी को आता है, लेकिन अभी पता चल जाएगा कि वो जो रूल्स थे एडिशन सब्ट्रैक्शन के, मल्टीप्लिकेशन डिवीजन के, जिसमें हम लोग सिग्निफिकेंट फिगर्स का यूज कर रहे थे, उसी अकॉर्डिंग मुझे मेरा आंसर रिपोर्ट करना है। तो जल्दी से बताइए कि आंसर क्या होगा। ठीक है, जल्दी से बताइए कि जब हम सॉल्व करेंगे वॉल्यूम को मास बाय डेंसिटी के इक्वल रखेंगे, मास की वैल्यू पुट करेंगे, डेंसिटी की वैल्यू पुट करेंगे, तो मेरे पास इसका आंसर क्या आएगा।
ठीक है, जल्दी से लिखो क्वेश्चन, जल्दी से बताइए क्वेश्चन क्या आंसर क्या होगा। ठीक है, अब देखो मास हमारे पास क्या गिवन है यहाँ पे 6.5425, तो 6.5425 डिवाइडेड बाय डेंसिटी कितनी है 8.8। तो जब मैं इसको सॉल्व करूंगी तो मेरे पास वॉल्यूम आएगा 0.7434 सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, मेरे पास आंसर आ जाएगा 0.74, लेकिन अभी मुझे करेक्ट सिग्निफिकेंट फिगर्स तक आंसर देना है। बिल्कुल सही बोला कुछ बच्चों ने, आंसर मेरे पास 7.4 ही होगा। और ये आंसर 7.4 कैसे होगा, मैंने बताया था जब हम लोग मल्टीप्लिकेशन या फिर डिवीजन करते हैं ना, जब हम लोग मल्टीप्लिकेशन या फिर आंसर हो जाएगा मेरे पास 0.74, सॉरी माय मिस्टेक। तो जब हम लोग मल्टीप्लिकेशन या फिर डिवीजन करते हैं, 7.4 क्यों लिख रहे हो, डिवाइड करने पर तो 0.7434 आएगा ना। अब इसी 0.7434 को करेक्ट सिग्निफिकेंट डिजिट्स तक मुझे बताना है। ठीक है, तो जब हम लोग मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन करते हैं ना बच्चों, उस टाइम पे हमें अपना आंसर रिपोर्ट करना होता है एज पर लीस्ट प्रिसाइज टर्म। हमें अपना आंसर रिपोर्ट करना होता है एज पर लीस्ट प्रिसाइज टर्म। और लीस्ट प्रिसाइज टर्म कौन सी होती है, जिसमें मिनिमम नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स होती है, जिनमें मिनिमम नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स होती है। और मिनिमम नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स इसमें किसमें कितनी है देख लो। जैसे कि अगर मैं 6.45425 की बात करूं तो इसमें 5 सिग्निफिकेंट फिगर है, 8.8 में मेरे पास 2 सिग्निफिकेंट फिगर है। तो क्योंकि मिनिमम नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स वाली टर्म ही होती है बच्चों लीस्ट प्रिसाइज टर्म, तो ये 8.8 होगी मेरे पास लीस्ट प्रिसाइज टर्म। तो इसलिए अपना आंसर बच्चों मुझे 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स तक ही रिपोर्ट करना है। ये आंसर 1.0 क्यों दे रहे हो, 1.0 क्या है, ठीक है, किलोग्राम 1.0 क्या है यहाँ पे, तो यहां पे मुझे मेरा आंसर 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स तक ही रिपोर्ट करना है। तो मैं 0.7434 को 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स तक कैसे लिखूंगी, मैं लिखूंगी 0.74, क्योंकि 2 फिगर्स चाहिए ना, तो एक तो 7 हो गई, एक 4 हो गई। अब 3 तो 5 से छोटा है, तो पहले वाला नंबर बढ़ाने की जरूरत नहीं है। अगर ये 5 से बड़ा नंबर होता ना तो मैं 4 को 5 कर देती, लेकिन क्योंकि 3 मेरे पास छोटा है इसलिए मेरा आंसर हो जाएगा 0.74। बहुत सारे बच्चों ने सही आंसर दिया है, वेरी गुड। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चंस भी जनरली हमसे सिंपल से क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। तो बस इतनी सी बात का याद रखना बच्चों कि जब आंसर रिपोर्ट करना है ना, तो वो आंसर पर्टिकुलर सिग्निफिकेंट फिगर्स तक ही करना। ठीक है, अब चलते हैं हम लोग हमारे अगले टॉपिक पे। नेक्स्ट टॉपिक है लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन। काफी तरह के लॉज है जो हम पढ़ने वाले हैं। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन, लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन, लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन, ये सारे लॉज, अवोगाड्रोस लॉ, गे-लुसाक्स लॉ, काफी सारे लॉज है जो हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, तो आज की क्लास में मेनली मैं कवर अप करूंगी लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास के, ठीक है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास का, और लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन या फिर लॉ ऑफ कांस्टेंट कंपोजिशन जिसको हम लोग बोलते हैं, उसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। तो बच्चों देखो, सबसे पहला लॉ है मेरे पास, सबसे पहला लॉ है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। अब नाम से ही पता लग रहा है, ये वाला लॉ तो हम पहले भी बचपन से ही पढ़ते आ रहे हैं, 9th-10th क्लास में भी पढ़ा हुआ है कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास क्या होता है। वो कह रहा है कि मास है ना, वो मास कंजर्व है। क्या बोल रहा है वो, कि मास कंजर्व है। ठीक है, मास ना तो बन सकता है ना वो डिस्ट्रॉय हो सकता है। ठीक है, मास एक ऐसी चीज है जिसको ना तो मैं बना सकती हूँ ना उसको मैं डिस्ट्रॉय कर सकती हूँ। ठीक है, कोई हलवा पूड़ी नहीं है कि मैंने बना दिया और खत्म हो गया इस तरीके से। मास जितना इनिशियली होता है ना उतना फाइनली रहता है। अब यहाँ पे इनिशियली और फाइनली का बच्चों मतलब है कि जितना टोटल मास रिएक्टेंट का होता है ना, उतना ही टोटल मास मेरे पास प्रोडक्ट का होता है। ठीक है, क्योंकि जब एक केमिकल रिएक्शन होती है तो हमने पढ़ा हुआ है 10th क्लास के पहले चैप्टर में कि जब कोई केमिकल रिएक्शन होती है ना तो एटम्स का रीअरेंजमेंट होता है, सिर्फ और सिर्फ एटम्स का कोई कन्वर्जन नहीं होता। ठीक है, तो जितना टोटल मास रिएक्टेंट्स का होता है ना उतना ही टोटल मास प्रोडक्ट्स का भी होता है।
ठीक है, यानी कि जितने टोटल रिएक्टेंट्स में एटम इन्वॉल्व हो रहे हैं, जितने टोटल प्रोडक्ट्स में एटम इन्वॉल्व हो रहे हैं, उनके सारे के सारे एटम्स का सम रिएक्टेंट में भी उतना ही होगा, प्रोडक्ट में भी उतना ही होगा। अगर इनिशियली 106 ग्राम था ना, तो बाद में भी 106 ग्राम होना चाहिए। मास कभी खराब नहीं होगा, ना तो मास बन सकता है ना ही मास डिस्ट्रॉय हो सकता है। बस इतनी सी बात बोली थी लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास ने कि मास कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। मास कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। ठीक है, तो बस इस चीज का ध्यान रखो। अब इसको क्वेश्चन में हमें कैसे यूज करना है, तो क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं कि क्वेश्चन में कैसे यूज होगा। तो वो बोल रहा है क्वेश्चन में कि अगर मेरे पास पोटेशियम क्लोरेट था जिसका फॉर्मूला होता है KClO3, ठीक है। अब पोटेशियम क्लोरेट का फॉर्मूला मास दिया हुआ है 4.90 ग्राम। जब मैंने इस पोटेशियम क्लोरेट को हीट किया 4.90 ग्राम को, तो मुझे दो चीजें मिली। एक तो मुझे मिली KCl, उसके बाद मुझे मिला O2। क्या मिला? KCl प्लस O2। अब इसको बैलेंस भी कर देती हूँ, 2 KClO3 गिविंग 2 KCl प्लस 3 O2। ठीक है, अब जल्दी से बताओ, बचपन में पढ़ते थे ऐसी रिएक्शंस को क्या बोलते हैं, कौन सी टाइप की रिएक्शन है? 10th क्लास पास करिए ना, बोर्ड्स के पेपर भी दिए हैं, तो जल्दी से मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ ये कौन सी टाइप की रिएक्शन है। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, जैसे ही पूछ रही हूँ बस बताओ मुझे। ठीक है, तो मेरे पास उसने बोला कि इनिशियली पोटेशियम क्लोरेट था जिसका मास था 4.90 ग्राम। मैंने उसको हीट किया, तो हीट करने पर मुझे मिला 1.92 ग्राम ऑक्सीजन। क्या मिला? 1.92 ग्राम ऑक्सीजन। और जो बचा हुआ KCl था ना, उसका मास मुझे मिला 2.96 ग्राम। क्या मिला? 2.96 ग्राम। बहुत सही आंसर दिया है। ये हमारे पास थर्मल डीकम्पोजिशन रिएक्शन होती है, जब हम लोग हीट की प्रेजेंस में डीकम्पोजिशन रिएक्शन कराते हैं। वेरी गुड। अब जो बच्चे रिजल्ट के लिए डर रहे हैं ना, उनको डरने की जरूरत नहीं है, अच्छा ही आएगा तुम्हारा रिजल्ट जब तुम्हें इतना ही याद है तो। ठीक है, तो KClO3 का इनिशियल वेट था 4.90 और उसके अलावा KCl मेरे पास कितना मिला मुझे? 2.96 और O2 मुझे मिला 1.92 ग्राम। ठीक है, अब वो बोल रहा है कि इलस्ट्रेट करो कि ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को फॉलो कर रहा है ना। देख लेते हैं। अब टोटल मास रिएक्टेंट का कितना था? टोटल मास ऑफ रिएक्टेंट कितना है मेरे पास? 4.90 ग्राम। टोटल मास प्रोडक्ट का कितना है? टोटल मास प्रोडक्ट का कितना है? KCl का मास प्लस O2 का मास। तो KCl का मास कितना है? 2.96। O2 का मास कितना है? 1.92। तो दोनों को सम कर देंगे, टोटल मास आ जाएगा प्रोडक्ट का। तो जब मैं इसको सॉल्व करूंगी, ऐड करूंगी, तो टोटल मास ऑफ प्रोडक्ट आता है मेरे पास 4.88 ग्राम। कितना आता है? 4.88 ग्राम। अब देखो, पहले कितना था? 4.90 ग्राम, बाद में कितना आया? 4.88 ग्राम। अप्रोक्सीमेटली सेम ही तो है। अब इतना तो इंस्ट्रूमेंटल एरर भी होता है 0.1 0.2 का। इतने से बुरा मत मान जाना कि मैम 0.2 का डिफरेंस आ रहा है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास फॉलोड नहीं है। नहीं, इंस्ट्रूमेंटल एरर भी आता है ना, जो बंदा एक्सपेरिमेंट परफॉर्म कर रहा होता है उससे भी तो गलती हो सकती है ना वे करने में। तो इसीलिए क्योंकि मेरे पास जो मास है ना, मास टोटल मास ऑफ रिएक्टेंट या फिर टोटल मास ऑफ प्रोडक्ट बिल्कुल सेम है, तो इसीलिए बच्चों ये जो रिएक्शन है ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को फॉलो कर रहा है। तो यहाँ पे मेरे पास लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास फॉलो हो रहा है। और ये नहीं है, ये हर बार ही होता है। ठीक है, ये हर बार ही होता है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास हमेशा फॉलो होता है। और इसी की वजह से ही तो हम लोग रिएक्शन की बच्चों बैलेंसिंग करते हैं ना। बैलेंसिंग क्यों करते हैं? क्योंकि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को मुझे फॉलो कराना है, इसीलिए हम लोग रिएक्शन की बैलेंसिंग करते हैं। ठीक है, तो मेरे पास हमने प्रूव कर दिया कि यहाँ पे लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास फॉलो हो जाएगा। ठीक है, अब हमारे पास सेकेंड लॉ है लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शंस, या फिर जिसको हम लोग लॉ ऑफ कांस्टेंट कंपोजिशन भी बोलते हैं। ठीक है, लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन या फिर लॉ ऑफ कांस्टेंट कंपोजिशन भी बोलते हैं। अब ये क्या कहता है? लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन ये बोलता है कि अगर कोई कंपाउंड बन रहा है, सपोज मेरे पास वाटर बन रहा है, किस एलिमेंट से बन रहा है वाटर? ये बन रहा है एक तो हाइड्रोजन से, एक ये बन रहा है ऑक्सीजन से।
ठीक है। तो उसने बोला कि अगर कोई कंपाउंड अपने एलिमेंट से बन रहा है तो उन एलिमेंट्स का जो रेशो होता है ना, एलिमेंट्स का जो रेशो होता है वो हमेशा फिक्स होता है। जो एलिमेंट्स का रेशो होता है वो रेशो बच्चों हमेशा फिक्स होता है। अब जैसे कि ये जो वाटर बना है ना, इसमें हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का रेशो हमेशा फिक्स होगा और कितना होगा 1:8 होगा। कितना होगा 1:8। ठीक है, रेशो हमेशा फिक्स होता है क्योंकि हाइड्रोजन बच्चों मेरे पास 2 ग्राम है, ऑक्सीजन मेरे पास 32 ग्राम है, तो रेशो हो जाता है हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का 1:8। अब ये लॉ ये कहता है कि रेशो फिक्स होगा। अब चाहे मैं ये कंपाउंड किसी भी सोर्स से लूं, चाहे मैं ये पानी, चाहे मैं ये रिवर वाटर से लेके आ रही हूं, चाहे मैं इसको समुद्र से यानी कि सी से लेके आ रही हूं, चाहे मैं किसी लेक से लेके आ रही हूं, या मैं किसी बाल्टी से उठा के बकेट से लेके आ रही हूं, मैं ये वाटर कहीं से भी ले रही हूं, मेरा जो पानी है वो किसी भी सोर्स से आ रहा है, मुझे फर्क नहीं पड़ता। कहने की बात सिर्फ ये है कि अगर कोई कंपाउंड बन रहा है ना, तो वो कंपाउंड मेरे पास उनके वो जिस एलिमेंट से बना है तो उसके जो एलिमेंट्स होंगे ना, वो एलिमेंट्स हमेशा फिक्स रेशो में कंबाइन करेंगे। वो एलिमेंट्स हमेशा फिक्स रेशो में कंबाइन करेंगे। तो यही कहता है लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन कि अगर कोई कंपाउंड अपने पर्टिकुलर एलिमेंट से बन रहा है तो एलिमेंट्स हमेशा एक फिक्स रेशो से कंबाइन करते हैं। और ये मैटर नहीं करता कि वो कंपाउंड मैं किस सोर्स से ला रही हूँ, किस तरीके से मैं उस कंपाउंड को प्रिपेयर कर रही हूं। तो बच्चों इस बात का ध्यान रखना बस, ठीक है। अब इससे रिलेटेड लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब क्वेश्चंस कैसे पूछे जाते हैं वो हम लोग डिस्कस करते हैं। देखो पहले क्वेश्चन पे चलते हैं। पहला क्वेश्चन है, देखो वो बोल रहा है कि 6.488 ग्राम ऑफ लेड, हमारे पास लेड था जिसका सिंबल है पीबी, मैंने लेड लिया कितना 6.488 ग्राम। उसके बाद मैंने इस लेड की डायरेक्टली कॉम्बिनेशन कराई किसके साथ, ऑक्सीजन के साथ। ऑक्सीजन का मास मैंने कितना लिया 1.002 ग्राम्स। कितना लिया 1.002 ग्राम्स। अब जब लेड और ऑक्सीजन के बीच में रिएक्शन होगी तो क्या बन जाएगा, लेड परऑक्साइड बन जाएगा जिसका फॉर्मूला होता है PbO2। ठीक है, तो ये मेरे पास पहला मेथड था, ये मेरे पास मेथड 1 था। इस मेथड 1 में मैंने लेड परऑक्साइड की प्रिपरेशन कराई। और कैसे प्रिपरेशन कराई, मैंने डायरेक्टली लेड को और ऑक्सीजन को कंबाइन करा लिया और मेरे पास लेड परऑक्साइड बन गया। ठीक है, सेकेंड मेथड मैंने लिया। अब वो सेकेंड मेथड क्या था, मैंने अब लेड परऑक्साइड की रिएक्शन इस कॉम्बिनेशन रिएक्शन से नहीं कराई, मैंने उसकी प्रिपरेशन कराई लेड नाइट्रेट को हीट करके। यानी कि मैंने अब लेड नाइट्रेट लिया, लेड नाइट्रेट होता है PbNO3 होल ट्वाइस। तो मैंने यहाँ पे लेड नाइट्रेट लिया और मैंने जब लेड नाइट्रेट को हीट कराया तो हीट करने पर मुझे फिर से क्या मिला, लेड परऑक्साइड मिला और साथ में मेरी कोई गैस भी निकली होगी लाइक NO2। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने लेड परऑक्साइड मुझे मिला और साथ में मुझे कोई गैस मिली होगी। तो मैंने दो तरीके से लेड परऑक्साइड की प्रिपरेशन कराई, एक तो लेड और ऑक्सीजन की कॉम्बिनेशन करा के और उसके अलावा दूसरा लेड नाइट्रेट की हीटिंग करके। अब वो बोल रहा है कि इस डाटा को इलस्ट्रेट करो। उसके बाद उसने एक बात और बोली कि यहाँ पे लेड नाइट्रेट को हीट करने पर जो मुझे लेड परऑक्साइड मिला ना, इस लेड परऑक्साइड में जो परसेंटेज थी ऑक्सीजन की वो कितनी थी 13.38%। यानी कि इसके अंदर 13.38% ऑक्सीजन प्रेजेंट था। ठीक है, तो उसने ये बात बोल दी कि लेड परऑक्साइड के अंदर 13.38% ऑक्सीजन प्रेजेंट था। अब वो बोल रहा है कि इस डाटा को इलस्ट्रेट करके लॉ ऑफ कांस्टेंट कंपोजिशन या फिर लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन को क्या करो, इसको लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन को आप लोग बताओ कि ये लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन को फॉलो कर रहा है। ठीक है, तो आपको ये करना है। तो कैसे मैं प्रूव करूंगी लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन, मैंने देखा कि दो सोर्सेस से मुझे लेड परऑक्साइड मिल रहा था। बस मैं अगर इतना प्रूव कर दूं, मुझे क्या प्रूव करना है, अगर मैं इतना प्रूव कर दूं कि दोनों साइड से मुझे जो लेड परऑक्साइड मिला उसके अंदर
परसेंटेज ऑफ एलिमेंट्स सेम है, यानी कि लेड और ऑक्सीजन का जो रेशो है ना वो फिक्स रेशो है, अगर मैं इतना प्रूव कर दूं तो मेरे पास लॉ ऑफ कांस्टेंट कंपोजिशन या फिर लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन जो है वो फॉलो हो जाएगा। तो बस मुझे इतना ही प्रूव करना है। अब देखो सेकंड वाले में तो उसने मेरा काम आसान कर दिया, उसने खुद ही बोल दिया कि जब मैंने लेड नाइट्रेट को हीट किया ना तो मुझे 13.38% ऑक्सीजन मिल गई। तो बस मेरा काम इतना है, मुझे ये प्रूव करना है कि पहले वाले मेथड से जो मुझे लेड परऑक्साइड मिल रहा है ना, इस मेथड से मिलने वाली जो ऑक्सीजन है, इस मेथड से मिलने वाला जो परऑक्साइड है उसमें भी ऑक्सीजन की परसेंटेज 13.38% होना चाहिए। मुझे ये प्रूव करना है। अगर मैंने ये प्रूव कर दिया तो मेरा लॉ ऑफ कांस्टेंट कंपोजिशन फॉलो हो रहा है ना। तो बस यही करके देखते हैं। तो सेकंड केस में मैं क्या करती हूँ, मुझे क्या करना है, मुझे परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन जो है ना वो कैलकुलेट करनी है। मुझे परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन कैलकुलेट करनी है। अब कैसे कैलकुलेट करेंगे देखो, इनिशियली मेरे पास लेड कितना था 6.488 ग्राम, ऑक्सीजन कितना था 1.002 ग्राम। अब इन दोनों ने मिलकर लेड परऑक्साइड बनाया, तो लेड परऑक्साइड का मैं मास निकाल सकती हूं। तो मास ऑफ लेड परऑक्साइड यानी कि PbO2 कितना हो जाएगा, प्रोडक्ट का मास कितना हो जाएगा, रिएक्टेंट के मासेस के सम के तो इक्वल होगा ना। अब रिएक्टेंट क्या है मेरे पास, 6.488 ग्राम लेड है और 1.002 ग्राम ऑक्सीजन है। तो मास ऑफ PbO2 क्या हो जाएगा, मास ऑफ लेड प्लस मास ऑफ O2, मास ऑफ O2, ठीक है। तो 6.488 ग्राम लेड है एंड देन 1.002 ग्राम O2 लिया था। तो मास ऑफ PbO2 कितना बना, जो मेरे पास मास ऑफ PbO2 बना वो है 7.490 ग्राम, ठीक है। तो PbO2 कितना बना वो मुझे पता लग गया कि 7.490 ग्राम है। मुझे क्या करना था, मुझे इसके अंदर प्रेजेंट जो ऑक्सीजन है उसकी परसेंटेज निकालनी थी, उसकी परसेंटेज निकालनी थी। तो देखो अब इस 7.490 लेड परऑक्साइड में कितनी ऑक्सीजन है, इसमें मेरे पास 1.002 ग्राम ऑक्सीजन है ना। तो परसेंटेज निकालनी है, कैसे निकालेंगे देखो। अब देखो ये जो मेरे पास लेड परऑक्साइड है इसमें 7.490 PbO2 में कितनी ऑक्सीजन है, इसमें 1.002 ग्राम ऑक्सीजन है, ठीक है। अब देखो यहां पे मुझे ऑक्सीजन की परसेंटेज निकालनी है। तो परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन क्या हो जाएगी, जितना ऑक्सीजन का मास है डिवाइडेड बाय टोटल मास जितना है मल्टीप्लाइड बाय 100। बस यही तो करना है ना। तो देखो मास ऑफ ऑक्सीजन कितना है अब इस कंपाउंड में 1.002 ग्राम और PbO2 का मास कितना है 7.490 ग्राम मल्टीप्लाइड बाय 100। बस इसको सॉल्व करूंगी तो परसेंटेज आ जाएगी। तो जब मैं इसको सॉल्व करूंगी तो मेरे पास आंसर हो जाएगा क्या, 13.377 ग्राम, ठीक है, ये आ जाएगा। अब देखो इससे मिलने वाला, जब मैंने लेड परऑक्साइड को कॉम्बिनेशन रिएक्शन से कंबाइन कराया उसमें परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन कितना था 13.38%। और जब मैंने लेड नाइट्रेट को हीट करा के कंबाइन कराया तब भी बच्चों मेरे पास परसेंटेज था 13.38%। तो दोनों तरीके से बच्चों परसेंटेज सेम मिला ना। परसेंटेज सेम का मतलब है चाहे मैं अपने लेड परऑक्साइड को किसी भी मेथड से बना रही हूं, चाहे मैं उसको लेड नाइट्रेट की हीटिंग से बना रही हूं या फिर लेड और ऑक्सीजन की कॉम्बिनेशन से बना रही हूं, दोनों के अंदर परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन है 13.38%। कितना है 13.38%। तो क्योंकि परसेंटेज दोनों सोर्सेज से सेम आ रहा है यानी कि ये वाला क्वेश्चन जो है ये किसको फॉलो कर रहा है, ये लॉ ऑफ कांस्टेंट कंपोजिशन या फिर लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन को फॉलो कर रहा है, ठीक है। तो सिंपल सा क्वेश्चन था। बच्चे जनरली देख के कंफ्यूज होते हैं कि एक्चुअल में करना क्या है, क्वेश्चन में समझ नहीं आ रहा। तो जहां पे हमें इतना लिखा हुआ आ जाए ना कि लॉ ऑफ कांस्टेंट कंपोजिशन को फॉलो करना है या फिर लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन को फॉलो करना है, तो बस इतनी छोटी सी बात याद रखो कि आपको परसेंटेज, दोनों तरीके की जो परसेंटेज है ना, दोनों को इक्वल करके दिखा देना है। अगर इक्वल करके दिखा देंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा, है ना। तो बस इतना सा काम आप लोगों को करना है,
ठीक है, तो देखो अब यहाँ पे हम लोगों ने किया क्या, फिर से एक बार शॉर्ट में बता देती हूँ ताकि और अच्छे से क्लियर हो जाए। मुझे बोला गया था क्वेश्चन में कि मुझे लेड पेरोक्साइड बनाना है। अब उसने बोला कि दो मेथड से मैं बना रहा हूँ लेड पेरोक्साइड को। एक बार तो मैंने क्या किया, लेड और ऑक्सीजन की कॉम्बिनेशन रिएक्शन करा दी और लेड पेरोक्साइड बना दिया। फिर मैंने क्या किया, जो मेरा लेड नाइट्रेट था उसको हीट किया और उससे हीट करके मैंने लेड पेरोक्साइड बनाया। दो तरीके से बनाया। अब मुझे बताना है कि जो लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन होता है वो क्या बोलता है कि मैं अपना बनने वाला कंपाउंड किसी भी सोर्स से लूं, मुझे कोई मतलब नहीं है, बस उसमें प्रेजेंट एलिमेंट का रेशो जो है ना वो फिक्स होना चाहिए। यानी कि इसके अंदर दोनों केसेस में मेरे पास लेड और ऑक्सीजन का रेशो फिक्स होना चाहिए। तो बस वही तो किया मैंने। सेकेंड वाले केस में तो उसने डायरेक्टली बोल दिया बच्चों कि 13.38% ऑक्सीजन है। सेकेंड वाले केस में उसने बता दिया कि इतना परसेंट ऑक्सीजन है। तो मेरा काम बस यही था कि मुझे पहले वाले केस में भी प्रूव करना था कि ऑक्सीजन की परसेंटेज 13.38 है। तो मैंने कैसे प्रूव किया, मेरे पास रिएक्टेंट का मास गिवन था, प्रोडक्ट का मास निकाल लिया, दोनों को ऐड कर दिया, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास का यूज किया। फिर मेरे पास उसमें से मैंने परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन निकाली। वो कैसे निकाली, ऑक्सीजन का मास डिवाइडेड बाय टोटल मास मल्टीप्लाइड बाय 100। ऑक्सीजन की परसेंटेज आ गई तो मेरे पास उसकी परसेंटेज कितनी आई, 3.38 आई। यानी कि इस मेथड से भी 3.38 आई, उस मेथड से भी 3.38 आई, दोनों जगह से सेम आई। तो इसलिए मैंने बोल दिया कि ये जो है ये लॉ ऑफ कांस्टेंट कंपोजिशन या फिर लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन को फॉलो कर रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोगों ने दो लॉज है जो आज डिस्कस किए, लॉ ऑफ कांस्टेंट कंपोजिशन डिस्कस किया और लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास डिस्कस किया। अभी आज अगली क्लास में हम लोग तीन और लॉज के बारे में डिस्कस करेंगे। तीन लॉज और बचे हैं हमारे पास, लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन, लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन, ये लॉज भी रखे हैं, इनके बारे में डिस्कस करते हैं अगली क्लास में। अब आपकी स्क्रीन पे कुछ क्विज आएगी तो आपको क्या करना है, 30 सेकंड का टाइम होगा। उस क्विज में जो प्रेजेंट क्वेश्चन है उसका आंसर आपको क्लिक करना है एंड देन उसको सॉल्व करना है और तीनों क्वेश्चंस खत्म होने के बाद मैं उन क्वेश्चंस को डिस्कस करूंगी। ठीक है, तो चलते हैं हम लोग क्विज के पहले क्वेश्चन पे। तो पहला क्वेश्चन है ये, जल्दी से इसका आंसर लिखिए, लिख करिए क्लिक, जो भी आपको आंसर लगता है। अभी तक जितना भी कॉन्सेप्ट बेस्ड है उन कॉन्सेप्ट पर बेस्ड इन क्वेश्चन के आंसर मुझे कमेंट सेक्शन में लिखो। जो यहाँ पे पढ़ रहे हैं बच्चे उसका आंसर मुझे जल्दी से कमेंट सेक्शन में बताओ कि इसका आंसर क्या होगा। ठीक है, जल्दी से मुझे बताइए कमेंट सेक्शन में कि इसका आंसर क्या होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर बताइए क्या होगा। अगले क्वेश्चन का आंसर बताइए क्या होगा। डन, चलो अब डिस्कस करते हैं इनके आंसर्स। मैंने आंसर देखे, बहुत सारे बच्चों ने आंसर दिया है। क्वेश्चन में हमसे पूछा है द हाईएस्ट टेम्परेचर अमंग द फॉलोइंग इज, इनमें से कौन सा टेम्परेचर हाईएस्ट है। तो बच्चों एक फ़ारेनहाइट में दे रहा है वो, एक वो सेल्सियस में दे रहा है और उसके बाद केल्विन में दे रहा है। तो सबको एक ही यूनिट में कन्वर्ट कर दो या तो सबको सेल्सियस में कर दो, है ना। तो सबको सेल्सियस में कर लेते हैं। तो हमें पता है डिग्री फ़ारेनहाइट और डिग्री सेल्सियस के बीच का रिलेशन, है ना। तो कैसे करते हैं, तो उसके अकॉर्डिंग जब हम लोग इसको डिग्री सेल्सियस में कन्वर्ट करेंगे तो ये आ जाएगा 95 डिग्री सेल्सियस। क्या आ जाएगा, 95 डिग्री सेल्सियस। डिग्री फ़ारेनहाइट होता है 9/5 डिग्री सेल्सियस प्लस 32। और जब मुझे सेल्सियस फ़ारेनहाइट को सेल्सियस में करना है तो रिवर्स हो जाएगा रिलेशन, इसको इधर ले जाएंगे एंड देन 5/9 कर देंगे। तो ये हो जाएगा 95 डिग्री सेल्सियस, ये है 25 डिग्री सेल्सियस और ये है 105 डिग्री सेल्सियस। तो दिख ही रहा है सी ऑप्शन सबसे बड़ा है, तो मेरा आंसर हो जाएगा इसमें ऑप्शन नंबर सी। बहुत सारे बच्चों ने सही आंसर दिया है, ऑप्शन नंबर सी जो है मेरे पास सही आंसर है। वेरी गुड, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है कि विच वन ऑफ
द फॉलोइंग रिप्रेजेंट्स द स्मॉलेस्ट क्वांटिटी, इनमें से सबसे स्मॉलेस्ट क्वांटिटी कैसी है। अब इन्होंने यूनिट्स अलग दे रखी है, एक तो मेरे पास मिलीग्राम है, एक मेरे पास माइक्रोग्राम है, एक ग्राम है और एक किलोग्राम है। तो मिलीग्राम क्या होता है, 1 मिलीग्राम इज इक्वल टू बच्चों 10 रेज टू द पावर -3 ग्राम। तो ये हो जाएगा 1850 मल्टीप्लाइड बाय 10 रेज टू द पावर -3 ग्राम, यानी कि 1.850 ग्राम। ठीक है, ये है 1.85 इन 10⁻⁴ ग्राम, ये तो ऑलरेडी ग्राम्स में है। माइक्रोग्राम होता है 10 रेज टू द पावर -6 ग्राम, तो ये हो जाएगा 1.85 मल्टीप्लाइड बाय 10 रेज टू द पावर 3 मल्टीप्लाइड बाय 10 रेज टू द पावर -6, यानी कि 1.5 मल्टीप्लाइड बाय 10 रेज टू द पावर -3 ग्राम। ठीक है, तो अब नेक्स्ट क्या है, 1.85 इंटू 10 रेज टू द पावर -6 किलोग्राम, यानी कि 1.85 मल्टीप्लाइड बाय 10 रेज टू द पावर -6 इंटू 10 रेज टू द पावर 3। तो ये भी हो जाएगा 1.85 मल्टीप्लाइड बाय 10 रेज टू द पावर -3 ग्राम। तो इसलिए सी और डी तो बिल्कुल सेम ही है। ठीक है, सबसे छोटा कौन सा है मेरे पास, बी वाला सबसे छोटा है ना, तो इसलिए मेरा आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं बच्चों। अगला क्वेश्चन है, गिवन द नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स फॉर द 3 नंबर आर। इन तीनों के लिए बच्चों मुझे नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स बतानी है। देखो 161 में 3 सिग्निफिकेंट फिगर, 0.016 में भी 3 सिग्निफिकेंट फिगर, क्योंकि आगे वाली तो होती ही नहीं है। इसके केस में 4 सिग्निफिकेंट फिगर, बीच वाला 0 भी सिग्निफिकेंट होता है और डेसिमल के राइट वाला 0 भी सिग्निफिकेंट होता है। तो इसमें मेरे पास 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स प्रेजेंट हैं, तो इसलिए टोटल नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स हो जाएगी 3, 3 और 4, और बच्चों मेरे पास आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर सी। क्या आ जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। तो आज की क्लास यहीं पे खत्म होती है। अगली क्लास जरूर अटेंड करना। बाकी के जो लॉज है ना, थोड़ा सा बच्चों को समझने में दिक्कत होती है, लेकिन मैं कोशिश करूंगी कि मैं बहुत अच्छे से आपको उन सब चीज़ों को क्लियर कर सकूं और उनके अच्छे से क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। नीट में बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं, जेई में भी इवन कभी कभार उन लॉज पे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, तो कुछ अच्छे एग्जाम्पल डिस्कस करेंगे और बाकी के लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन डिस्कस करेंगे। तो मिलते हैं अगली क्लास में। थैंक यू वेरी मच, बाय बाय, गुड इवनिंग एवरीवन।